शेर शाह एंड सुर एम्पायर 1540 से 1555 की टाइम पीरियड है। शेर शाह जो है वो दिल्ली पे थ्रोन को असेंड करते हैं एट द राइप एज ऑफ 67। बेसिकली उस एज पे जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो ये यहाँ के बादशाह बनते हैं। हमें इनकी जो पहले की लाइफ है उसके बारे में इतना नहीं पता है। उनका जो ओरिजिनल नेम था वो फरीद था और उनके जो पापा थे, मतलब जो इनके अब्बा थे, फादर, वो स्मॉल जागीरदार थे। कहाँ पे? एट जौनपुर, राइट, जौनपुर। फरीद जो है यानी कि शेर शाह, फरीद एक्वायर करते हैं बहुत रिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। कैसे कि ये जो फादर की जो जागीर है उसके अफेयर्स को देखते हैं। जब डिफीट और डेथ हो जाती है इब्राहिम लोदी की और कन्फ्यूजन होता है किसमें? अफ़गान अफेयर्स में, तो ये एक इम्पोर्टेंट अफ़गान सरदार की तरह इमर्ज होते हैं। अब इनको जो शेर खान जो है वॉज गिवन टू हिम बाय हिज पेट्रॉन फॉर किलिंग अ टाइगर। इनको शेर शाह को शेर खान का टाइटल भी मिलता है क्योंकि ये एक जो टाइगर है उसको मारते हैं। शेर खान इमर्ज्ड एज द राइट हैंड ऑफ द रूलर ऑफ बिहार और इसके मास्टर इन ऑल बट नेम। सो दिस वॉज बिफोर द डेथ ऑफ बाबर। बाबर की डेथ से पहले की बात हो रही है। शेर खान जब आते हैं प्रोविंसेस पे वॉज दस नॉट सडन। एज अ रूलर शेर शाह रूल करते हैं माइटीएस्ट एम्पायर जो एग्जिस्टेंस में आता है नॉर्थ इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से। तो उनका जो एम्पायर होता है शेर शाह का वो बंगाल से इंडस रिवर तक होता है, लेकिन इसमें कश्मीर नहीं होता। वेस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट में इन्होंने मालवा को कॉन्कर किया था और ऑलमोस्ट जो पूरा राजस्थान है वो इनके कंट्रोल में ही था। मालवा उस टाइम पे क्या था? बहुत ही ज़्यादा वीक था और डिस्ट्रैक्ट करता था, कंडीशन इन नो पोजीशन टू ऑफर एनी रेजिस्टेंस। मतलब जब वीक था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नहीं होता था। लेकिन जो सिचुएशन थी अगर राजस्थान की तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। मालडियो जो मारवाड़ के रूलर थे जिन्होंने यहाँ पे थ्रोन उनको मिला था 1532 में। सो वो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न और नदर्न राजस्थान है उसको अपने कंट्रोल में ये ले आते हैं। फर्दर ये अपनी जो टेरिटरीज़ है उनको एक्सपैंड करते हैं हुमायूं की कॉन्फ्लिक्ट्स जब होती है शेर शाह के साथ। सो भाटीज जो होते हैं जैसलमेर के वो अजमेर पे भी कॉन्क्वर कर लेते हैं उनकी हेल्प से। अब अगर हम देखें इनका जो करियर कॉन्क्वेस्ट का तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं जो आसपास के जो एरिया होते हैं उनके रूलर्स के साथ, जैसे मेवाड़ के रूलर्स के साथ भी। लेटेस्ट जो एक्ट है उनके वो क्या होता है कि ये बीकानेर को कॉन्क्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब इनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सो रूलर वॉज किल्ड आफ्टर अ गैलेंट रेसिस्टेंस। उनके जो बेटे होते हैं जैसे कल्याण दास और भीम सोट शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ शेर शाह। बहुत सारे अदर इंक्लूडिंग उसके रिलेशन जैसे बीरम डियो ऑफ मेरता सो whom he had dispossessed from his जागीर्स ऑल्सो रिपेयर टू शेर शाह कोर्ट। तो सिचुएशन, ये जो सिचुएशन थी फेसिंग राणा सांगा एंड बाबर वॉज रिपीटेड। मालडियो का एक अटेम्प्ट होता है कि वो एक लार्ज सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाए राजस्थान में अंडर हिज एजेस वॉज बाउंड टू बी रिगार्डेड एज अ थ्रेट बाय द रूलर ऑफ दिल्ली एंड आगरा। सो ये बिलीव किया जाता है कि जो मालडियो है उनकी आर्मी में 50,000 लोग थे। हावेवर यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं होता है कि जो मालडियो है वो दिल्ली और आगरा को कोविड करते हैं। नाउ एज बिफोर जो एक बोन ऑफ कंटेंशन होता है इन दो के बीच में वो होता है कि जो ईस्टर्न राजस्थान है उसका हम डोमिनेशन कैसे लें। जितने भी राजपूत होते हैं अफ़गान की जो फोर्सेस हैं वो क्लैश करती है 1544 में अजमेर और जोधपुर के आसपास। ठीक है, अब शेर शाह यहाँ पे क्या करते हैं कि ये बहुत ग्रेटर प्रिकॉशंस यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं
जबकि उसके साथ साथ ये राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि एट every stage he would throw up entrenchments to guard against a surprise attack. So it is clear that Rajput had learned a lot about military tactics since Rana Sanga's disastrous battle with Babur. जब राणा सांगा हार जाते हैं बाबर के द्वारा, तो यहाँ पे जितने भी राजपूत होते हैं वो एक टैक्टिक्स को सीख जाते हैं। ये रिफ्यूज़ करते हैं जो स्ट्रॉन्गली फोर्टिफाइड पोजीशंस होती है शेर शाह की, उसको नहीं अटैक करते। सो 1 महीने का इंतज़ार के बाद मालडियो सडनली जोधपुर की तरफ जाते हैं। जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स है उस टाइम के, उनके हिसाब से ये क्या होता है कि ये एक क्लेवर स्ट्रैटेजी होती है ऑन द पार्ट ऑफ शेर शाह। सो ये कुछ लेटर्स भी देते हैं राजपूत जो कमांडर्स होते हैं मालडियो कैंप के पास, इन ऑर्डर टू सो डाउट इन हिज माइंड अबाउट देयर लॉयल्टी। मालडियो सीइंग हिज मिस्टेक व्हेन इट वाज टू लेट, कुछ राजपूत के जो सरदार है रिफ्यूज टू रिट्रीट। विद अ स्मॉल फोर्स ऑफ अबाउट 10,000 दे विगरसली अटैक्ड शेर शाह सेंटर एंड एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं आर्मी में। लेकिन शेर शाह फिर भी ये थोड़ा सा कूल रहते हैं। सून सुपीरियर नंबर्स एंड अफगान गन फायर halted the Rajput charge, surrounded the Rajput, died fighting to the last man. बहुत सारे जो अफगान सोल्जर्स हैं वो उनके साथ पेरिश हो जाते हैं। अब यहाँ पे बैटल होती है सैमिल की, सील्ड द फेट ऑफ राजस्थान। शेर शाह अब क्या करते हैं, बिसीज कर देते हैं और अजमेर और जोधपुर को कॉन्क्वर करते हैं, और मालडियो जो है वो डेजर्ट में जाने को मजबूर हो जाते हैं। ही देन टर्न टू मेवाड़। राणा इस पोजीशन में नहीं रहते कि वो रेसिस्ट कर पाए। राणा क्या करते हैं कि जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ के कीज शेर शाह को देते हैं और कहते हैं कि आप इसका आउटपोस्ट सेट करो अप टू माउंट अबू। थस इन ब्रीफ पीरियड ऑफ 10 months शेर शाह, यहाँ पे क्या होता है, पूरा जो एंटायर राजस्थान का जो ईस्टर्न इलाका होता है, राजस्थान जो होता है, उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। इनका जो लास्ट कैंपेन है वो कलिंजर के अगेंस्ट होता है। कलिंजर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट होता है, दैट वाज द की टू बुंदेलखंड, कि अगर कलिंजर पे आपने कब्जा कर लिया तो यानी कि आपने बुंदेलखंड पे कब्जा कर लिया। सीज के दौरान एक गन बर्स्ट एंड सीवियरली इंजर्ड शेर शाह। अब क्या होता है कि जब सीज होता है तो उसके दौरान एक जो गन होती है वो बर्स्ट हो जाती है और शेर शाह बहुत सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं, जिससे उनकी 1545 में डेथ हो जाती है। he died after he heard that the fort had been captured. शेर शाह के बेटे आते हैं, अब उनका नाम होता है इस्लाम शाह, जो 1553 तक रूल करते हैं। इस्लाम शाह जो है कैपेबल रूलर है और एक जनरल भी है, लेकिन उनकी जो एनर्जीज हैं वर ऑक्यूपाइड विद द रिबेलियंस रेज्ड बाय हिज ब्रदर्स। इनके अगेंस्ट होते हैं, इस्लाम शाह के अगेंस्ट इनके कुछ भाई होते हैं, एंड विद ट्राइबल फ्यूड्स अमंग द अफगान्स। इनके भी अफगान्स जो है वो फ्यूड्स होते हैं इस्लाम शाह के। सो दीज, और जो एवर प्रेजेंट फियर है एक रिन्यूड मुगल इन्वेजन्स का, वो प्रिवेंट करता है इस्लाम शाह को कि वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड नहीं कर पाते। उसकी डेथ हो जाती है एक बहुत ही यंग एज में, जिसकी वजह से सिविल वॉर होता है उनके सक्सेसर्स के बीच में। सो ये अब हुमायूं को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप जाइए, जाके उसका जो एम्पायर है उसको रिकवर कर लीजिए इंडिया में। इन टू हॉटली कॉन्टेस्टेड बैटल 1555 ही डिफीटेड द अफगान्स, एंड फिर उनसे वापस दिल्ली और आगरा
हुमायूं आते हैं वापस और ले लेते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि जो सुर अंपायर है मे बी कंसिडर्ड इन मैनी वेज एज अ कंटिन्यूएशन एंड कल्मिनेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पे जो बाबर आता है, हुमायूं आता है, बीइंग इन द नेचर ऑफ एन इंटर रेगनम अमंग्स द फॉरमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ शेर शाह, वो ये था कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का रीएस्टेब्लिशमेंट किया था। अब इनका जो एम्पायर है उसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये डील करते हैं रॉबर्स के साथ, बहुत ही ब्रेवरी के साथ, डिकॉइट्स के साथ एंड विद ज़मींदार्स के साथ जो लैंड रेवेन्यू पे करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, या फिर वो लोग जो सरकार के, जो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उनको डिसओबे करते हैं। सो वी आर टोल्ड बाय अब्बास खान सरवानी, जो इनके हिस्टोरियंस होते हैं शेर शाह के, कि ज़मींदार वर सो काउड दैट none of them dare to raise the banner of rebellion against him or to the traveler passing through their territories। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ये इनसे डरते थे। शेर शाह एक अटेंशन देते हैं, किसकी वजह से, कि उनका जो ट्रेड है, कॉमर्स है, उसका इम्प्रूवमेंट हो, कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाते हैं अपने किंगडम में। शेर शाह क्या करते हैं कि जो ओल्ड इंपीरियल रोड होता है, जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं इंडस रिवर से, जो कि सोनर गांव, इंडस रिवर से जो कि सोनर गांव में है, वेस्ट बंगाल में। ये एक रोड भी बिल्ड करते हैं आगरा से जोधपुर तक और चित्तौड़ तक। एविडेंटली लिंक करते हैं रोड को कहाँ पे, गुजरात के सी पोर्ट्स के साथ। उसके बाद क्या होता है, एक थर्ड रोड बिल्ड करते हैं लाहौर से लेके मुल्तान तक। मुल्तान जो था वॉज एट द टाइम द स्टैगिंग पॉइंट फॉर द कारवंस गोइंग टू वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। सो ताकि जो कन्वीनियंस बन सके ट्रैवलर्स के साथ, जो भी ट्रैवल करते थे, शेर शाह ने एक सराय भी बिल्ड किया था हर 2 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इन रोड्स पे। सराय वॉज अ फोर्टिफाइड लॉजिंग और इन वेयर ट्रैवलर्स कुड पास द नाइट्स एंड ऑल्सो कीप देयर गुड्स इन सेफ कस्टडी। तो यहाँ पे उनका जो सराय जो था, सराय में उनका जो गुड्स सामान होता था वो सेफ कस्टडी में होता था। सेपरेट लॉजिंग बनाई हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए इन सराइज में। ब्राह्मणास को ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग बेड एंड फूड टू द हिंदू ट्रैवलर एंड ग्रेन्स फॉर देयर हॉर्सेस। ऑलराइट, सो अब्बास खान ये कहते हैं कि ये रूल था इन एरियाज में, इन सराइज में, कि जो भी यहाँ पे आता था उसको प्रोविजंस मिलता था जो उसकी रैंक के हिसाब से सूटेबल था, और उसी हिसाब से उसको खाना दिया जाता था। और उसकी जो कैटल है, कैटल के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल, किस चीज़ का इंतज़ाम होता था, लिटर का, राइट। सो एफर्ट्स बनाए गए ताकि जो विलेजेस हैं सराइज के अगेंस्ट विलेजेस को सेटल किया जाए, ठीक है। और लैंड वॉज सेट अपार्ट इन दीज विलेजेस फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द सराइज। हर एक जो सराय थी उस पर बहुत ज़्यादा वॉचमैन थे अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहना कस्टोडियन, राइट। सो हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे लगभग 1700 सराइज बनाए गए, इनमें से कुछ आज भी एग्जिस्ट है, जो शो करते हैं कि ये सराइज कितने स्ट्रॉन्ग थे। ये जो रोड्स है, सराइज है, इनको एम्पायर की आर्टरीज कहा गया है। सो इससे क्या होता था कि जो ट्रेड और कॉमर्स है वो जल्दी से होता था, राइट। बहुत सारे जो सराइज है वो डेवलप हो जाते हैं मार्केट टाउन्स में, जैसे कि कस्बाज में, सराइज कस्बाज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, टू विच पीसेंट्स फ्लॉक्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस। और यहाँ पे जो पीसेंट्स है वो अपने प्रोड्यूस बेचने जाते हैं। सराइज वर ऑल्सो यूज्ड एज स्टेजेस
फॉर द न्यूज़ सर्विस और डाक चौकी। तो जो सराइज है वो न्यूज़ सर्विस के लिए भी यूज़ होते थे। जो ऑर्गेनाइजेशन होता था डाक चौकीज़ का, वो पहले चैप्टर में हमने पहले बता दिया गया है। बाई मीन्स ऑफ दीज, जो शेर शाह थे तो उनके आसपास किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा था, इसकी खबर शेर शाह अपने पास रखते थे। शेर शाह ने इंट्रोड्यूस किए थे दूसरे रिफॉर्म्स ताकि जो ग्रोथ हो सके ट्रेड और कॉमर्स की। उनका जो एंटायर एम्पायर था, गुड्स पेड कस्टम्स ड्यूटी ओनली एट 2 प्लेसेस, जैसे गुड्स प्रोड्यूस्ड इन बंगाल और इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड पेड कस्टम ड्यूटी एट द बॉर्डर ऑफ बंगाल एंड बिहार एट Sikri Gully, and goods coming from West and Central Asia paid customs duty at Indus River. So no one was allowed to levy customs at Rhodes or towns anywhere else. The duty was paid a second time at the time of sale. शेर शाह ने अपने गवर्नर्स को और अपने आमिल्स को कहा कि आपको जो लोगों के साथ क्या करना है, टू कंपेल द पीपल टू ट्रीट मर्चेंट्स एंड ट्रेवलर्स वेल इन एवरी वे एंड नॉट टू हार्म देम एट ऑल, कि आप इनको बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाना। अगर कोई भी मर्चेंट मर जाता था, सो दे वर नॉट टू सीज हिज गुड्स एज इफ दे वर अनओन्ड। शेर शाह enjoined upon them the dictum of शेख निज़ामी, अगर एक मर्चेंट शुड डाई इन योर कंट्री इट इज सो। शेर शाह ये कहते हैं कि अगर कोई मर्चेंट मर जाता था तो उसकी जो सामान था उसको सेफली रखना जिम्मेदारी थी। शेर शाह लोकल विलेजेस यानी कि हेडमैन और ज़मींदार को रिस्पॉन्सिबल करता था अगर कोई भी लॉस हुआ है, मर्चेंट सफ़र ऑन द रोड्स, कि रोड्स पे किसी भी मर्चेंट के साथ कुछ बुरा हुआ है तो इसके लिए ज़मींदार रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर गुड्स चोरी हुए हैं तो मुकद्दम्स यहाँ पे क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ज़मींदार को हैड टू प्रोड्यूस देम और टू पॉइंट आउट द हॉर्न्स ऑफ द थीव्स और हाईवे रोबर्स, failing which they had to undergo the punishment meant for thieves and robbers। तो यहाँ पे शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बड़ा ही लाजवाब था। सेम लॉ was applied in cases of murders on the roads. It was a barbarous law to make the innocent responsible। तो यहाँ पे क्या होता है था कि अगर कोई इनोसेंट यहाँ पे मर जाता था तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा, मर्डर हो जाता था तो बहुत ही ज़्यादा एक पनिशमेंट मिलता था। ओके, यहाँ पे क्या है कि एक ओल्ड वुमेन है, माइट प्लेस अ basket full of gold ornaments on her head and go on a journey, and no thief or robber would come near her for fear of the punishment which शेर शाह inflicted। तो इतनी ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पे शेर शाह के रेन में थी। करेंसी रिफॉर्म्स भी बनाए थे शेर शाह ने, जिसकी वजह से ग्रोथ हुई थी कॉमर्स की और हैंडीक्राफ्ट्स की। उन्होंने जो फाइन कॉइन्स है गोल्ड के, सिल्वर के और कॉपर के, वो इंट्रोड्यूस किए थे, जिनका जो स्टैंडर्ड था वो यूनिफॉर्म था, इन प्लेस ऑफ डिबेस्ड कॉइन्स ऑफ मिक्स्ड मेटल्स। उनके जो सिल्वर का रुपया था वो इतनी अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था कि ये एक स्टैंडर्ड कॉइन बना हुआ था फॉर सेंचुरीज आफ्टर हिम। इन्होंने एक अटेम्प्ट भी किया था ताकि जो फिक्स स्टैंडर्ड है वेट के और मेजर्स के, वो पूरे एम्पायर में ये क्या करें, सेम ही रखें, ताकि जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। शेर शाह ने हालांकि कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं बनाए एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में। तो बहुत सारे जो विलेजेस है, जैसे कि एक परगना वो किसके परगना का चार्ज किसके अंडर था, शिकदर के। शिकदर यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखता था और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो मुंसिफ था यानी कि आमिल, जो लैंड की जो रेवेन्यू है उसके कलेक्शन को देखता था।
ठीक है। अब यहाँ पे जो जितने भी अकाउंट्स थे वो पर्शियन लैंग्वेज में, और जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वहाँ की जो हिंदावी लैंग्वेज थी उसमें वो मेंशन थी। अबव द परगना वॉज द शिख और सरकार, अबव द परगना वॉज द शिख और सरकार, अंडर द चार्ज ऑफ द शिकदरे शिकद्रन एंड मुंसिफे मुंसिफन। ऐसा लगता है कि जो डेजिग्नेशंस है ऑफिसर्स के वो न्यू थे, सिंस दोनों परगना और सरकार ये एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट थी पहले से ही, राइट। तो बहुत सारे जो सरकार हैं वो ग्रुप होते हैं प्रोविंसेस में, बट हमें इनके बारे में जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस है उसके बारे में हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन ऐसा लगता है जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे कुछ एरियाज़ में, और कुछ एरिया जैसे बंगाल की बात करें, रियल पावर किसके हाथ में रहती थी, जो ट्राइबल चीफ्स थे, और जो गवर्नर है वो सिर्फ एक लूज कंट्रोल को ही एक्सरसाइज कर पाता था। शेर शाह apparently continued the central machinery of administration which had been developed during the Sultanate period. However, हमारे पास कुछ इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। शेर शाह डिड नॉट फेवर लीविंग टू मच अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ मिनिस्टर्स। बहुत अच्छी बात है। सो ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, अपने आप को डिवोट कर देते हैं स्टेट्स के अफेयर से, अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक। ही ऑल्सो टूवर्ड द कंट्री कॉन्स्टेंटली, ताकि उन्हें जो प्रजा है, प्रजा जो आवाम है, आवाम की जो कंडीशन है उसके बारे में वो खुद पता कर सकी। लेकिन कोई भी सिंगल इंडिविजुअल हावेवर हार्ड वर्क, कितना भी हार्ड वर्क हो, वो ये जो अफेयर्स हैं इतनी वास्ट कंट्री जैसे इंडिया नहीं देख पाता था। शेर शाह की एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन हिज हैंड्स वाज अ सोर्स ऑफ वीकनेस। सेंट्रलाइज थी अथॉरिटी लेकिन शेर शाह के हाथ में थी, तो ये इनकी एक कमज़ोरी थी। और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसके ये थे कि व्हेन अ मास्टरफुल सॉवरेन लाइक हिम सीज टू सिट ऑन द थ्रोन, शेर शाह स्पेशल अटेंशन देते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम को, आर्मी को और जस्टिस को भी। अपने पापा की जागीर क्योंकि इन्होंने एडमिनिस्टर की है कई सालों तक, तो इनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, कैपेबल टीम होती है इनके पास एडमिनिस्ट्रेटर्स की, और उन्हीं की तरह से, उन्हीं की हेल्प से वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छे से देख पाते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बेसिकली। सो प्रोडक्शन जो है, प्रोड्यूस जो है लैंड का, वॉज नो लॉन्गर बेस्ड ऑन गैस वर्क और बाय डिवाइडिंग द क्रॉप्स इन द फील्ड्स और ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर। शेर शाह इंसिस्टेड ऑन अ मेजरमेंट ऑफ द sown land. Schedule of rates called Ray was drawn up, laying down the state's share of the different types of crops. This could then be converted into cash on the basis of the prevailing market rates in different areas. शेयर जो था स्टेट का वो कितना होता था, 1/3 होता था प्रोड्यूस का। ये जितनी भी लैंड्स थी, लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू गुड, बैड एंड मिडलिंग। एवरेज जो प्रोड्यूस था उसको कंप्यूट किया जाता था, और जो 1/3 था वो स्टेट का शेयर यहाँ पे बन जाता था। पीसेंट्स को एक ऑप्शन दिया जाता था कि या तो आप कैश में पे कर दो या फिर आप स्टेट प्रिफर्ड जो कैश होता था उसमें। दस जब क्रॉप्स को सो किया जाता था तो पीसेंट्स को पता चल जाता था कि उनको कितना स्टेट को टैक्स देना है। जितना एरिया बोया गया है या फिर जो क्रॉप्स कल्टीवेट हुई है और जो अमाउंट है, हर एक पीसेंट को जितना भी पे करना है वो एक पेपर पे लिखा जाता था जिसको पत्ता बोलते हैं, और हर एक जो पीसेंट है उसको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि आपको इतना पेमेंट स्टेट को करना है। सो नो वन वॉज अलाउड टू चार्ज फ्रॉम द पीसेंट्स एनीथिंग एक्स्ट्रा। कुछ भी एक्स्ट्रा आप नहीं चार्ज करते पीसेंट्स को, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रखी गई है। इवन जो रेट्स होते हैं विच द मेंबर्स ऑफ मेजरिंग पार्टी
were to get for their work were laid down. So in order to guard against famine and other natural calamities, a cess at the rate of 2.5 seers per was also levied. Sher Shah was very solicitous for the welfare of the peasantry. He used to say, cultivators are blameless, they submit to those in power, and if I oppress them, they will abandon their villages and the country will be ruined and deserted. So, and it will be a long time before it again become prosperous. सिंस यहाँ पे प्लांटी ऑफ लैंड अवेलेबल थी हमारे पास कल्टीवेशन की उन टाइम पे, जो डेजर्शन है विलेजेस का बाय द पीसेंट इन केस ऑफ ऑपरेशन was a real threat, and it helped in putting a limit on the exploitation of the peasants by the rulers. तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी शेर शाह की. शेर शाह ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को सेटअप कर दिया था ताकि ये एडमिनिस्टर कर सके अपना वास्ट एम्पायर. ये डिस्पेंस करते थे विद ट्राइबल लिवाइस अंडर ट्राइबल चीफ्स एंड रिक्रूटेड सोल्जर्स डायरेक्टली आफ्टर वेरीफाइंग देयर कैरेक्टर को वेरीफाई करके उसको क्या कर लिया जाता था, रिक्रूट्स कर लिया जाता था आर्मी में. हर एक सोल्जर के पास एक डिस्क्रिप्टिव रोल होता था, चेहरा रिकॉर्डेड, और उसका जो हॉर्स है ब्रांडेड विद द इंपीरियल साइन सो दैट हॉर्सेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मे नॉट बी सब्सटीट्यूटेड. तो शेर शाह सीम्स टू हैव बोरोड दिस सिस्टम नोन एज दाग ब्रांडिंग सिस्टम फ्रॉम द मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी की मिलिट्री रिफॉर्म से शेर शाह इस सिस्टम को लेके आए हैं. शेर शाह की जो अगर हम पर्सनल आर्मी की स्ट्रेंथ देखें तो ये 1,50,000 कैवलरी थी, 25,000 इन्फेंट्री थी, राइट, और उनके पास 5,000 एलिफेंट्स थे और एक पार्क था किसका, आर्टिलरी का. तो यहाँ पे इन्होंने कैंटोनमेंट्स भी सेटअप किए थे डिफरेंट पार्ट्स में एम्पायर के, और एक स्ट्रॉन्ग गैरिसन भी इन्होंने क्या किया था, सेटअप किया था. वाज पोस्टेड, स्ट्रॉन्ग गैरिसन वाज पोस्टेड इन ईच ऑफ देम. सो शेर शाह प्लेस्ड अ कंसिडरेबल एम्फेसिस ऑन जस्टिस. जस्टिस पे बहुत इम्पोर्टेंस इन्होंने दी थी, एम्फेसिस. शेर शाह कहते थे कि जस्टिस मोस्ट एक्सीलेंट है रिलीजियस राइट्स का, and it is approved alike by the king of infidels and of the faithful. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेर शाह ने बहुत ही अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशंस यहाँ पे अपने एम्पायर का किया. He did not spare oppressors whether they were high nobles, men of his own tribe or near relations. काजीज को अपॉइंट किया जाता था डिफरेंट प्लेसेस पे ताकि जस्टिस मिल सके, राइट. विलेज की जो पंचायत है, ज़मींदार हैं, उनको भी ये अलाउ किया गया था कि आप सिविल और क्रिमिनल केसेस पे अपने लोकल लेवल पे देखो. तो जो एक सबसे बड़ा जो स्टेप लेते हैं शेर शाह टूवर्ड्स द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस वॉज हावेवर, उनके जो बेटे हैं इस्लाम शाह भी लेते हैं. इस्लाम शाह कोडिफाइड द लॉज, thus doing away with the necessity of depending on special set of people who could interpret the Islamic law. So इस्लाम शाह भी ये कोशिश करते हैं कि जो पावर्स है, जो प्रिविलेजेस है नोबल्स के, वो उनको कर्ब कर सके एंड टू पे कैश सैलरीज टू सोल्जर्स. बट ज़्यादातर जो रेगुलेशंस है वो उनकी डेथ के बाद यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं. सो देयर इज़ नो डाउट कि शेर शाह एक रिमार्केबल फिगर थे. उन्होंने एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश किया. इन ब्रीफ रेन ऑफ 5 years ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट बिल्डर. tomb which he built for himself at Sasaram during his lifetime is regarded as one of the masterpieces of architecture. So it is considered as a culmination of earlier style of architecture and starting point for the new style which developed later. Sher Shah also built a new city on the bank of Yamuna near Delhi. Sole survival of this is the old fort जिसको हम पुराना किला भी बोलते हैं and the fine mosque within it. ये शेर शाह ने ही बनवाई है. शेर शाह ने किसको पेट्रोनाइज किया, किसको, लर्न्ड मैन को.
कुछ जो फाइनेस्ट वर्क्स होते हैं हिंदी में, जैसे कि पद्मावत ऑफ मलिक मोहम्मद जैसी, वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग हिज रेन. शेर शाह वॉज नॉट अ बिगोट इन द रिलीजियस स्फीयर, as is evident from his social and economic policy. Neither Islam Shah nor he depended on the ulema, though they respected them a great deal. Religious slogans were sometimes used to justify political actions. तो यहाँ पे जो पूरन मल है, पूरन मल का और उसके एसोसिएट्स का जब मर्डर हो जाता है तो ये वैकेट कर देते हैं फोर्ट किसका, रीजन का, मालवा में, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग ओथ इन वन सच एग्जाम्पल. थियोलॉजियंस कहते हैं रूल्ड दैट नो फेथ नीड बी केप्ट विद एन इनफिडल एंड दैट पूरन मल हैड ओप्रेस्ड मुस्लिम मैन एंड वुमेन. कि जो पूरन मल है उसने मुस्लिम मैन और वुमेन को क्या किया था, ऑप्रेस किया था. शेर शाह नहीं. हावेवर initially any new liberal policies, jizya continued to be collected from